अभिनंदन आपका इतिहास की दुनिया में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में विगत कुछ अंकों से रहा है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था, निरंकुश सुल्तान था। उसकी इच्छा थी कि वह सारी दुनिया को जीते और दूसरा सिकंदर बने। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उसने पूरी जिंदगी विजय अभियान किए। वह पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को अपने नियंत्रण में किया। दक्षिण भारत की विजय का सूत्रधार था मलिक काफूर, जो गुजरात से खरीदा हुआ एक हिजड़ा था, बहुत खूबसूरत था। अलाउद्दीन खिलजी उस पर मोहित था। साथ ही मलिक काफूर एक बहुत बड़ा योद्धा था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने उसे दक्षिण भारत जीतने का काम सौंपा। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति भी बड़ी चर्चा में रहती है, उसका प्रशासन भी चर्चा में रहता है और इतिहास के विद्वानों के लिए, इतिहास के विद्यार्थियों के लिए अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जिस मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने निकट रखा, कुछ ज्यादा ही निकट रखा, जिस मलिक काफूर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आंख बंद करके विश्वास किया, वह मलिक काफूर अलाउद्दीन के बुढ़ापे का फायदा उठाकर, उसकी बीमारी का फायदा उठाकर भीतर ही भीतर सत्ता को हासिल करने की योजना बना रहा था। जब अलाउद्दीन खिलजी बीमार हुआ तो उसके परिवार के सभी लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। मलिक काफूर उसके साथ रहा, लेकिन यह कहा जाता है कि मलिक काफूर उसको थोड़ा थोड़ा जहर रोज देता रहा। तो एक तो बुढ़ापा, फिर बीमारी और फिर मलिक काफूर का जहर देना। आखिर जनवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी मर गया। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद में सारी व्यवस्था मलिक काफूर के नियंत्रण में आ गई। अलाउद्दीन खिलजी के दफनाने के दूसरे ही दिन उसने कुछ अमीरों को बुलाया और उनको एक उत्तराधिकार पत्र दिखाया। जाली था वह उत्तराधिकार पत्र। उस उत्तराधिकार पत्र के अनुसार अलाउद्दीन ने यह कहा था कि मेरे मरने के बाद और मेरे बेटे उमर खां को सुल्तान बनाया जाए। दूसरे बेटों की उपेक्षा करके उमर खां को सुल्तान बनाना, यह इच्छा अलाउद्दीन की उस उत्तराधिकार पत्र में प्रकट की गई थी। मलिक काफूर ने कहा, भाई देखो, हमारा सुल्तान, हमारा स्वामी यह कहकर गया है। अमीरों ने उस उत्तराधिकार पत्र पर विश्वास कर लिया। विश्वास नहीं करते तो वे करते भी क्या, क्योंकि मलिक काफूर ने अपनी एक सेना भी बना रखी थी, तो वे मार दिए जाते। तो मलिक काफूर ने उमर खां को और शिहाबुद्दीन उमर खिलजी के नाम से सुल्तान बना दिया और खुद उसका संरक्षक बन गया और राजकाज देखने लगा। अब उसकी नीति यह थी मलिक काफूर की कि एक एक करके
खिलजी वंश के लोगों का नाश किया जाए, उनको रास्ते से हटाया जाए। तो उसने क्या किया कि विभिन्न लोगों को जो कि खिलजी वंश के थे जेलों में डाल दिया। जो सबसे घृणित काम उसने किया, वैसे तो सारे ही काम घृणित थे जो उसने किए, लेकिन उसने सुल्तान की मां यानी शिहाबुद्दीन उमर की मां कमला देवी से, जो कि राजा रामचंद्र देव की बेटी थी, उससे विवाह किया, जबकि वह एक हिजड़ा था। इसके बाद में उसने ये आदेश दिया कि खिज्र खां की आंखें निकाल ली जाएं, उसको अंधा कर दिया जाए। फिर उसने ये किया कि जो दूसरा शहजादा शादी खां था, उसकी आंखें निकाल ली गई, उसके साथ भी यही व्यवहार किया गया। उसके बाद जो परिवार की जो महिलाएं थी, उनकी माताएं थी, उनको कैद कर दिया गया। फिर सुल्तान के जो दूसरे बेटे थे, फरीद खां, मोहम्मद खां, अबू बकर खां, उनको भी बंदी बनाया गया, उनको भी अंधा कर दिया गया। और अब वह समझने लगा कि मैंने सुल्तान के बेटों को अंधा कर दिया है, उनको जेल में डाल दिया है, अब मैं आराम से शासन कर सकता हूं। वह अमीरों को उसी तरह से संबोधित करता था जिस तरह अलाउद्दीन खिलजी करता था। तो जो पुराने अमीर थे, जो अलाउद्दीन के प्रति वफादार थे, उनको कष्ट होने लगा कि यह व्यक्ति तो एक दिन शिहाबुद्दीन उमर को भी मार डालेगा और इस तरह से सत्ता गलत हाथों में चली जाएगी। तो क्या हुआ कि एक बेटा अलाउद्दीन खिलजी का, जिसका नाम था मुबारक, वह कैद में था और उसको अंधा करने की कोशिश की जा रही थी। 17-18 साल का लड़का ही था वो। तो उसने क्या किया कि जो उसको अंधा करने आए थे जो लोग, उनको लालच दिया कि मैं आपको जो मिल रहा है मुझे अंधा करने के बदले में जो धन, उससे ज्यादा धन दूंगा। और उसने यह दुहाई भी दी कि आप क्या करने जा रहे हो, आप अपने स्वामी के बेटे को मारने जा रहे हो, यह गलत कर रहे हो। यदि आप मलिक काफूर को मार डालो तो मैं आपको मालामाल कर दूंगा, आपको निहाल कर दूंगा। तो उन लोगों ने फिर क्या किया कि मुबारक की बात मान ली और जो अंगरक्षक सैनिकों का जो नायक था मलिक मुशीर, उसकी सहायता से कुछ लोग एक दिन मलिक काफूर के कमरे में या जिस कक्ष में वह रहता था उसमें घुस गए और उसको मार डाला। तो फरवरी में यह घटना घटी 1316 में। तो मलिक काफूर अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सका। वैसे शासन तो शिहाबुद्दीन उमर का था, लेकिन कर तो मलिक काफूर ही रहा था ना, नहीं कर सका। अब अमीरों ने मुबारक को कारागार से बाहर निकाला और उसको शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बनाया गया। 2 महीने में ही मुबारक ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली, अमीरों को अपने पक्ष में कर लिया और शिहाबुद्दीन को अंधा करके ग्वालियर के किले में डाल दिया। और अप्रैल 1316 में वह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के नाम से सुल्तान बन गया। और वही किया उसने जो लोग सुल्तान बनने पर करते हैं। उत्सव मनाया गया, लोगों को उपहार दिए गए, उपाधियां दी गई और इस तरह से अलाउद्दीन के वंश का व्यक्ति गद्दी पर बैठ गया, बस यह समझ सकते हैं आप। लेकिन मुबारक में वह योग्यता नहीं थी जो अलाउद्दीन खिलजी में थी। उसने अलाउद्दीन खिलजी के जो नियम थे, जिनको कठोरता से पालित किया जाता था, उन नियमों को ढीला छोड़ दिया
अब अलाउद्दीन खिलजी के नियमों की कठोरता पर भी बात होनी चाहिए कि वे नियम उसके दिल्ली के आसपास ही लागू थे या दूर भी उसके दूसरे राज्यों में भी वे नियम लागू थे, वह एक अलग बात है। लेकिन हम तो दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, तो उसने उन नियमों में ढील दी। नियमों में ढील देने से अमीर वर्ग को सुविधा हो गई, उनके पास धन ज्यादा आने लगा, उनकी शक्ति बढ़ गई, तो वे नए सुल्तान के पक्ष में हो गए। जो बाजार नियंत्रण के जो कठोर नियम थे, जो दंड थे, उन दंडों को भी हटा दिया। अमीरों का वेतन तो उसने बढ़ाया भी। और जो सबसे ज्यादा अचंभे वाली उन्नति थी, वह उन्नति थी एक गुजरात का सामान्य दास था हसन, उसको विशेष सम्मान दिया गया, उसको खुसरो खां की पदवी से सुशोभित किया गया, उसे मलिक नायब का वेतन दिया गया और उसे इक्ता दिया गया। अब एक सामान्य से व्यक्ति को इतना महत्व दिया जाना, यह तो वही बात हो गई जो अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर की बात थी। जिस तरह के रिश्ते अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के थे, वही रिश्ते हसन के और मुबारक के थे। तो इस तरह से उसको लाभ मिला हसन खां को। और वह जो हसन था, वह वस्तुतः एक धर्म परिवर्तित मुस्लिम था। बहुत क्रूर था वह भी स्वभाव से, लेकिन वह एक धर्म परिवर्तित व्यक्ति था, यह हमें याद रखना चाहिए। अब क्या हुआ कि ये जो मुबारक था, युवा ही था, और यह गलत आदतों का शिकार हो गया। बहुत सारे दुर्गुण इसमें आ गए और इसका लाभ अमीरों ने उठाया। और जो प्रदेश अलाउद्दीन खिलजी के अधीन थे, उन प्रदेशों को संभालने वाले व्यक्ति, चाहे वे अलाउद्दीन के भेजे हुए हों, चाहे वे वहां के राजा हों, वे सब स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने लगे। यद्यपि यह बात तय है कि ये जो मुबारक है वह देवगिरी भी गया। देवगिरी का राजा हरपाल देव था, उसने विद्रोह कर दिया, तो वह वहां गया। वहां हरपाल देव को बंदी बनाया, उसकी खाल भी खिंचवाई गई और वहां पर एक व्यक्ति को, मलिक यकलखी को देवगिरी का शासक भी नियुक्त किया। उसने कुछ दिन बाद स्वतंत्र होने की कोशिश की तो दिल्ली बुलवाकर उसके नाक कान भी काटे गए। फिर एनुल मुल्तानी को देवगिरी का शासन सौंपा गया। लेकिन ये सब चीजें इसीलिए हो रही थी कि पहले से होती आ रही थी बस, और इस सेना भी तो थी। इसका मतलब यह नहीं है कि मुबारक कोई योग्य व्यक्ति था, गुजरात उसके हाथ से निकल ही गया था। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हुई। उसके चाचा युगरस का एक बेटा था मलिक असदुद्दीन, उसने भी सुल्तान को मारने की कोशिश की। लेकिन जो सबसे खराब बात हुई वह यह हुई कि इस मुबारक ने अपनी सारी शक्तियां एक तरह से हसन यानी खुसरो खां को सौंप दी थी, और खुसरो खां स्वयंभू हो गया। यानी खुसरो खां के लिए कोई यदि कहता भी मुबारक खिलजी को कि भाई वो आपका वफादार नहीं है, तो वह बात भी खुसरो खां को बता देता कि वह व्यक्ति ऐसा कह रहा था, और खुसरो खां उसको जान से मार देता, मरवा देता। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हुई, और सुल्तान तो उस पर इतना ज्यादा आसक्त हो गया कि आप ये समझ लीजिए कि उसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया, ये समझा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति खुसरो खां के बारे में उसे कुछ कह नहीं सकता था। सुल्तान ने जो खिज्र खां की विधवा पत्नी थी देवल देवी, उससे शादी कर ली। यहां तक कि मुबारक खां औरतों के कपड़े पहनने लगा। वह जो नगर के वेश्यालय थे उनमें जाकर नाचने लगा, सड़कों पर नाचने लगा। आज इस अमीर के घर, कल उस अमीर के घर जाके नाच गाने करने लगा।
जो महल था उसमें वेश्याओं का बहुत ज्यादा आना जाना हो गया, और वे वेश्याएं किसी को कुछ समझती नहीं थी, बड़े बड़े अमीरों को कुछ भी कह देती थी। तो इस तरह से हालात ऐसे बन गए कि बड़े अमीर बहुत ज्यादा नाराज हो गए। खुसरो खां ने मुबारक खिलजी के चारों तरफ अपने आदमियों को नियुक्त कर दिया, चारों तरफ उसी के आदमी थे, और एक दिन मौका देखकर खुसरो खां ने और कुतुबुद्दीन को मार दिया। यह घटना अप्रैल 1320 की है। खुसरो खां सुल्तान बन गया, लेकिन खुसरो खां की गद्दी भी ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रही। अमीरों ने उसको भी गद्दी से नीचे उतार दिया और एक नए राजवंश का उदय हुआ सल्तनत में। तो जब हम अगली बार मिलेंगे तो एक नए राजवंश की बात करेंगे, तुगलक वंश की। तब तक अपने इस मित्र को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।